तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों। आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बोर्ड पे ऑलरेडी देख पा रहे होंगे कि आज हमने पीएसआईआर की 50 लेक्चर्स कंप्लीट कर ली। अनुभव मेरा बहुत ही रोलर कोस्टर जर्नी था क्योंकि कभी लोगों ने फीडबैक में बहुत ही प्यार दिया, साथ में कुछ-कुछ बताया भी कि सर आप थोड़ी हिंदी भी यूज़ कर लीजिए ताकि आप बच्चों तक ज़्यादा सहज से पहुँच पाएँगे। कभी बच्चों ने बोला कि सर आपकी स्लाइड्स के पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, मुझे काफ़ी हेल्प हुए रिवीजन के थ्रू। तो कभी बच्चों ने ये भी बोला कि सर आप क्यों नहीं देते, आप नोट्स भी देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस जर्नी को तय करते करते आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हम 50 लेक्चर्स कर रहे हैं एंड बच्चे काफ़ी सेटिस्फैक्शन से अपनी अपनी फीडबैक एंड लर्निंग कैरी ऑन कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर कि शुरू शुरू होने से पहले दोस्तों, मैं आप सबके साथ अपना एक मूल मंत्र शेयर करना चाहूंगा जो मेरे यूपीएससी जर्नी में मुझे बहुत ही हेल्प किया। एंड ये मूल मंत्र हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी की सर्ग 3 का एक अंश है। उस अंश में हमारे राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों पर रहकर नाम किया। जी हाँ दोस्तों, जिसने ना कभी आराम किया विघ्नों पर रहकर काम किया, जो परशुपत irrespective ऑफ डिफिकल्टीज, irrespective ऑफ देयर सिचुएशंस, उन्होंने लगातार अपने मेहनत को जारी रखा। वो मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं एंड उसी के बदौलत मैंने ये प्रण लिया है कि बच्चों को अपने सहयोग से, हम सबके सहयोग से कुछ उनकी मदद कर सके, उनकी हाथ पकड़ सके, ताकि जो बच्चे ऐसे तबके से आते हैं जो कि महंगे कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक सहारा बन जाए। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, ये पीएसआईआर की जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने का मेरा एक बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उस दौर को याद करता हूं जब मैं दिल्ली के एक बहुत ही रिनाउंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में था एंड जब मैं एडमिशन ले रहा था तो मेरे साथ में एक और मेरा दोस्त था। मसलन मैं उसको जानता तो नहीं था लेकिन इतनी जल्दी कनेक्शन हो गई थी कि हम एक अच्छे बातचीत से रेपो डेवलप कर लिए थे। बट उसकी एक ही जिद थी कि काश ये कोचिंग वाले मात्र 20,000 रुपए कम कर दे जो उसे कम पड़ रहा था। बट क्या हुआ, कोचिंग वाले लोग अपनी जिद पे डटे रहे एंड उस बच्चे का 20,000 रुपए उसके यूपीएससी सपनों पर भारी पड़ गया। बाद में मुझे पता चला कि वो दिल्ली में नहीं रहा, वो कोचिंग में एडमिशन नहीं ले पाया एंड उसने अपने पापा के खेत में कुछ करने का सोचा ताकि वो पैसा कमा के फिर दिल्ली आ सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये मुहिम स्टार्ट करने का सोचा कि क्यों ना बच्चे को या बच्चों को या हम अपने भाइयों बहनों को घर बैठे जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके तक इफ नॉट द बेस्ट एटलीस्ट हम कुछ कंटेंट पहुंचा सके ताकि ये उन्हें अपने में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी पर्पस एंड उस इसी वाय के कारण मैं 50 लेक्चर्स तक आप सबके प्यार के बदौलत पहुंच पाया एंड मैं ये आप सबसे वादा करता हूं कि अगर मुझे 500 लेक्चर या 5,000 लेक्चर्स भी करने पड़े तो मैं बिल्कुल करूंगा। मैं इसी डिटर्मिनेशन के साथ करूंगा, मैं इसी परसिवरेंस के साथ करूंगा, बट मैं करूंगा जरूर ताकि बच्चे मुझे कमेंट पे लिख सके कि सर थैंक यू सो मच एंड आई मीन इट। तो इसी प्रण को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं एंड आज का लेक्चर हम एंटोनियो ग्राम्सी के साथ खत्म भी करेंगे। हमने उनके कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी देख ली, हमने उनके कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी देख ली जो ग्राम्सी की वन ऑफ द वेरी वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से आए भी हुए हैं, हमने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया है।
एकदम वेल स्ट्रक्चर फॉर्मेट के साथ, राइट। हमने ग्रामसिस पर्सपेक्टिव ऑन इंटेलेक्चुअल्स भी देख लिया, कैसे इंटेलेक्चुअल्स जो डोमिनेंट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, उनकी इंटरेस्ट को प्रमोट करने में हेल्प करता है। तो ग्रामसी सजेस्ट करते हैं वर्किंग क्लास को भी कि आप ऐसे डायरेक्ट रिवॉल्यूशन में जाना शायद मुमकिन ना हो, इसीलिए आप अपनी एक इंटेलेक्चुअल्स की बेस क्रिएट कर सकते हैं जो आपके इंटरेस्ट को प्रमोट करने में काफी मदद करेगी, आपके लिए मास मोबिलाइजेशन के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग साबित होगी। फिर जब आपके पास एक अच्छी रिसोर्स बेस हो जाए, आपके पास लोगों की एक अच्छी संख्या हो जाए, not with the only person of your class, that is the working class, but the people with the same problems like Dalits, like feminism group and etc. They all have certain similar problem. वो सब एक साथ एकजुट होकर रिवॉल्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट हो या फिर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। एंड ये रिवॉल्यूशन जो होगा वो काफी प्रॉमिसिंग साबित होगा, वो काफी मजबूत साबित होगा, जो उखाड़ फेंकेगा कैपिटलिस्ट डोमिनेंसी को, जो उखाड़ फेंकेगा कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉइटेशन को। तो आज हमारी जो बात होगी दोस्तों वो रिवॉल्यूशन पे होगी कि ग्रामसी की अप्रोच क्या है रिवॉल्यूशन को लेके। ग्रामसी ये तो बोल दिए कि आप इंटेलेक्चुअल्स की हेल्प लीजिए, बट जब बात आएगी रिवॉल्यूशन की तो ग्रामसी अपनी किस पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रोच कर रहे हैं वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। तो जो ग्रामसी है वो अपने रिवॉल्यूशन को बेसिकली 2 स्टेज में डिवाइड किए हैं। वो स्टेज क्या है दोस्तों? द फर्स्ट स्टेज है वॉर ऑफ पोजीशन। हम देखेंगे वॉर ऑफ पोजीशन क्या है। एंड द सेकंड जो स्टेज है दोस्तों रिवॉल्यूशन का है वो बेसिकली है वॉर ऑफ मैन्यूवर। वॉर ऑफ मैन्यूवर हम देखेंगे, वॉर ऑफ पोजीशन क्या है एंड वॉर ऑफ मैन्यूवर क्या है, राइट। बस आपको एक छोटी सी बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा दोस्तों, आप ये सारे जो कंटेंट हैं ये बिल्कुल अपने नोट्स के लिए यूज कर सकते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी स्लाइड्स आपको शेयर करूं तो मैं बिल्कुल करूंगा, आप बस छोटी सी मेहनत करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप बस जाकर उसे ज्वाइन कीजिए। मैं वहां पे अपने सारे नोट्स, अपने सारे स्लाइड्स शेयर करता हूं। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द कंटेंट रेडी, राइट। अगर आप इस फॉर्मेट में कंटेंट को कैरी ऑन करते हैं तो क्या होगा, एग्जाम से पहले आपको नोट्स में अपने आप को खोजना नहीं पड़ेगा। आप सिर्फ अपने फोन में ये स्लाइड्स हैंडी रख सकते हैं, आप जस्ट स्क्रॉल कर लें एंड ये काफी रीडेबल फॉर्मेट में भी है, राइट। अगर आप इस नोट्स के साथ लेक्चर को सुनेंगे तो यू विल नो द स्टोरी लाइन, राइट। फिर आप जब स्लाइड को पढ़ेंगे तो यू कैन रिमेंबर इट वेल, यस सर ने ये बोला था वाइल डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर पार्ट, right? So you don't have to go again and again through the same notes, right? It is very time consuming, and UPSC is a game of timing, right? The more effectively you utilize your time, the better is the chances of your selection, right? So this is as simple as it sounds. All right, so देखते हैं war of position क्या है, right? So first of all, Gramsci is saying that war of position is against the civil society. Is against the civil society. What does it mean? The purpose of war of position is to establish counter hegemony. जैसे कि हमने बात किया था दोस्तों द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी में, कैसे सिविल सोसाइटी दे प्ले वेरी क्रूशियल रोल इन एस्टैब्लिशिंग अ हेजेमनी ऑफ द डोमिनेंट क्लास, where the interest, where the values, where the perspectives, where the vision of the dominant class, that is the capitalist class, becomes very commonsensical for the common people, right? जो वर्किंग क्लास है वो बेसिकली भ्रम में आ जाते हैं, उन्हें कंडीशन कर दिया जाता है। किससे कंडीशन कर दिया जाता है? उन्हें डोमिनेंट क्लास के वैल्यूज से, डोमिनेंट क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से कंडीशन कर दिया जाता है, जिससे कि वो जो डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी है उसको सच मानने लग जाते हैं, उसको नेचुरल मानने लग जाते हैं। उनकी जो खुद की थिंकिंग एबिलिटीज है, उनकी खुद की जो कॉग्निटिव क्षमताएं हैं वो सारे बंद हो जाते हैं, वो सारे रुक जाते हैं, राइट। दैट इज व्हाट इट स्टॉप्स देम टू डेवलप द क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ, राइट।
अनटिल एंड अनलेस, जैसे कि मार्क्स ने बताया था कि वर्कर्स हैव टू डेवलप देयर ओन ट्रू कॉन्शियसनेस, दे हैव टू कम आउट ऑफ द फॉल्स कॉन्शियसनेस, राइट। तो वो फॉल्स कॉन्शियसनेस से बाहर कैसे आएंगे? वो फॉल्स कॉन्शियसनेस से बाहर तभी आ पाएंगे जब उनकी कॉन्शियसनेस काम करेगी, राइट, वेरी बेसिक। बट ग्रामसी का ऐसा मानना है कि जो डोमिनेंट क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास की जो सिविल सोसाइटी है, जो सुपर स्ट्रक्चर है, वो अपनी फॉल्स प्रोपेगेंडा फैला फैला के जो ये कॉन्शियसनेस है उसको एक इल्यूजन में डाल देती है। जब वो इल्यूजन में आ जाते हैं तो वो सोचना ही बंद कर देते हैं। जो डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी है, जो उनके दिमाग से कंडीशन कर दी गई है, उसे वो सच मानने लग जाते हैं। जब वो डोमिनेंट क्लास की आइडियोलॉजी से दोस्तों अपने आप को कनेक्ट करने लग जाएंगे तो वो अपनी प्रॉब्लम कैसे समझेंगे? जब वो जो कैपिटलिस्ट क्लास की एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ प्रोडक्शन है उसको सही मानने लग जाएंगे तो वो अपनी पीड़ा समझेंगे कैसे? एंड दिस इज व्हाई ग्रामसी इज सजेस्टिंग दैट द फर्स्ट वॉर शुड बी द वॉर ऑफ पोजिशन। वो किसके अगेंस्ट होगा? वो अगेंस्ट होगा सिविल सोसाइटी के। किस सिविल सोसाइटी के? दी कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सिविल सोसाइटी से। बेसिकली द मीडियास, द इंस्टीट्यूशंस which are basically run by the capitalist class, उस सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट पहले वॉर ऑफ पोजीशन होगा, राइट। ये वॉर ऑफ पोजीशन क्या करेगा? ये वॉर ऑफ पोजीशन बेसिकली एक काउंटर हेजेमनी सोसाइटी में डेवलप करेगा। तो लेट्स से अगर हेजेमनी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास है तो काउंटर हेजेमनी क्या होगी? राइट, जस्ट अ वर्ड गेम, काउंटर, आप उसको रिवर्स कर दे, ये बेसिकली इंटरेस्ट होगी, इसकी वर्किंग क्लास की इंटरेस्ट होगी, राइट। तो जो वॉर ऑफ पोजीशन होगा वो सिविल सोसाइटी के अगेंस्ट होकर वो क्या करेगा? वो काउंटर हेजेमनी एस्टैब्लिश करेगा, राइट। इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास को सामने रखेगा, मुद्दा बनाएगा, उसको एक पर्सपेक्टिव देगा, राइट। हेजेमनी बिलोंग्स टू द डोमिनेंट क्लास, काउंटर हेजेमनी बिलोंग्स टू द डिप्रेस्ड क्लास, राइट, द वर्किंग क्लास, द एक्सप्लॉइटेड क्लास, right? Example, the Brahminism, right? If Brahminism is the dominant class, patriarchy is the dominant class, right? Dalit movement, feminism, and etc. They are the examples of counter hegemony, right? If Brahminism, if patriarchy, right? Capitalism, right? Eurocentrism, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको आईआर पार्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। बट दिस आर सम ऑफ द वेरी वेरी पोलर और द एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज पीपल दोस्तों, राइट। सो इसके काउंटर हेजेमनी क्या होगी? आइडियाज। ब्राह्मणिज्म का काउंटर हेजेमनी आइडिया क्या होगा? दलित मूवमेंट, राइट। जो ब्राह्मण्स अपने आप को वर्णाश्रम सिस्टम में सुप्रीम पोजीशन देते हैं एंड शूद्रास को एक्सप्लॉइट करने की बात कहते हैं, शूद्रास अपने काउंटर हेजेमनी में क्या रखेंगे? वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, राइट। डॉक्टर बी आर अंबेडकर, राइट, हाउ ही बॉनफायर्ड द मनुस्मृति। मनुस्मृति is the source of all social evil. This is what he said, right? What was this particular idea of B.R. Ambedkar? It was nothing but his notion of counter hegemony. Counter hegemony, right? So this is what is a counter hegemony. So war of position will be against the civil society to establish the counter hegemony, right? So war of position will be protracted war. What is protracted war? What is protracted war? So protracted war is basically a long term war. Protracted war is a long term war. What does it mean? It will basically not be easy at a go to establish the counter hegemony. It takes, or it can take, a longer duration of time, right? For example, the colonialism in our country, that is India, right? Initially people got swayed away by the Britishers' idea of white despotism, right? The Britishers' responsibility of civilizing the country, that is India, right? People were agreed, people were very much swayed away by their hegemony, right? And इसी भ्रम में रखकर जो अंग्रेज थे, वो ब्रिटिश, जो इंडियंस है, उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, उनको लूटा। एंड इसी बात को इंडियंस को, नॉट ब्रिटिशर्स, इंडियंस को समझाने के लिए, इंडियंस को उनके प्रॉब्लम समझाने के लिए ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स फ्रॉम स्वामी विवेकानंदा टू गांधी जी, इतना समय लग गया, 200 साल लग गया।
right? This is why Gramsci is also accepting the fact that the war of position will be the protracted war. What is protracted war? Nothing, people, just a English, just an English. It means a very long term war, right? It will be elongated war, right? It will go for a longer duration of time because it takes huge amount of time to change one's attitude, right? To change one's perspective, right? So this will be the first stage of war, that is the war of position, right? It will be against the civil society. It will be to establish the counter hegemony, right, which will be against the hegemony of the dominant class. It will going to be very long term, elongated, protracted war, right? So this is the first stage of revolution suggested by Gramsci. What is the second stage of revolution? The second stage is basically the main stage, that is war of maneuver, right? The best example is Quit India movement of 1942 that we are going to see. What is war of maneuver? Once war of position is won, it is easy to go for direct action and capture the state, right? This is overnight and sudden attack. So after war of position, what will happen? Just think, right? Just think what it will happen. Basically, once you will be able to develop your counter hegemony, your ideology, your vision, you will have people, right? What Gandhiji did, Gandhiji, after coming from South Africa, he could have directly went go and attack the Britishers, right? He had his power, he had his knowledge, but the only thing he did not have was the support of the Indians, right? Why would anyone trust Gandhiji? That is why he did was his various movements, right? His satyagrahas. He preached the idea of Satya and Ahimsa to our country, right? What was it? Let's say if the hegemony idea of Britishers was the iron hand, coercion, force, and etc., Gandhiji established his counter hegemony by propagating the idea of truth, non-violence, ahimsa, and etc., right? What were all that? They were nothing but the counter hegemony of Indians, counter hegemony of Gandhiji, right? What did it ultimately lead to? It ultimately lead to the mass mobilization of the people, as you can see in the picture, right? Once he had the support of the people, he directly, right, not, of course not directly, it was a protracted, right, the war of position through various movements, right, non-cooperation, and so on and so forth, ultimately till Quit India movement of 1942. It was very long period, right, in order to develop a counter hegemony idea in our country. Then ultimately came a year of 1942, where Gandhiji, after realizing that now it is a time, he launched his war of maneuver, right? That is do or die, right? In the Quit India movement, karo ya maro. What was it? It was a sudden attack, right? It was a war of maneuver. And what once war of maneuver will happen, the change of power, the change of regime will take place, right? So even Bipin Chandra, right, the great historian, he says that Indian national movement under Gandhi is the best example of Gramscian strategy of revolution, right? First, Gandhi-led mass movement was the protracted movement. And what was this protracted movement? It was basically the war of position. They have created their own position, right? They have created their own position by promoting their own interest, their own perspective, their own point of view, right? Gandhi fought the British at two labels, right? At the label of hegemony or war of position and war of maneuver. This is how you can relate the ideas, people.
राइट, एंड दिस इज व्हाट जो बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम में भी, इवेल्युएटर को बताने का कि यू हैव गॉट योर वेरी वेरी वाइड होराइजन टू कनेक्ट इंटरलिंक द कॉन्सेप्ट, right? So whenever you read any theory, you connect with you connect that theory with the ideas that have taken shape in our country. This is how it will help you to build your conceptual understanding and also reinforce your memory. You can remember things for longer duration of time, right? Because now, whenever you will try to understand the concept of Gramsci's idea of revolution, you can directly remember Gandhiji, right? How he took our country to independence. He also fought a war at a two level. First, he created war of position by promoting the ideas, the counter hegemony of the exploited class, who were the peasants, farmers, right? And then he launched his war of maneuver, right? Do or die, quit India movement in 1942, right? So these are the two stages of revolution. Let's see further. British did not rule India on the basis of force, right? British did not rule India only on the basis of force, right? They ruled India by convincing India that British rule is blessing in disguise. Why we are understanding, sir, all of a sudden, why are you telling us that the Britishers have not only ruled India on the basis of force or coercion or iron hand, but they also convinced Indians that Britishers rule is blessing in disguise? We are doing this particular part, people, to understand the importance, the significance of war of position. Right? Britishers have convinced Indians that Britishers rule is the blessing in disguise for India. Had not Britishers come to India, India would have remained the same India it was in 17th and 18th century. This is not what I am saying. This is something which has been said by the authors, and also this was the mentality of the moderates during the initial phase of INC. Right? Why? Because of the hegemony that Britishers have created in the minds of people, that the British rule is blessing in disguise for the Indians, right? Hence, Gandhi had to fight at two levels, right? This is why Gandhi had to fight at two levels. The first was to challenge that the myth of civilizing mission of Britishers and benevolent despotism is nothing but a myth, right? Gandhiji had to convince Indians themselves that no, you guys are swayed away by the British hegemony ideas of civilizing mission and benevolent despotism. You have to come out of your false consciousness. These are nothing but the false consciousness created by the Britishers, right? And people have to understand the fact that people have to come out and realize themselves the hegemony that has been created by the dominant class or the Britishers, right? Hence, Gandhi gave the counter hegemony in the form of critique of modern civilization, right? And he calls the modern state or the colonial state as a satanic, right? That is why, in order to establish his counter hegemony, Gandhi's counter hegemony, he criticized the Britishers led modern state, right? Modern state. That is why you will always find Gandhi promoting the idea of Sarvodaya through the concept of what? Through the concept of grassroots democracy, right? Grassroots democracy. गांधी जी का मेन प्रॉब्लम था दोस्तों, उन्होंने बोला कि जो मॉडर्न स्टेट ब्रिटिशर्स इंडिया को दे रहे हैं वो एक सैटेनिक स्टेट है, वो एक सैतानिक स्टेट है, वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म में लोगों को काफी अच्छा तो दिख रहा है क्योंकि लोगों ने कभी उसे देखा नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में इट विल ऑलवेज लीड टू द एक्सप्लॉइटेशन, राइट? एंड वेयर दिस वाज कमिंग फ्रॉम? दिस वाज कमिंग फ्रॉम गांधी जी हिमसेल्फ, सीइंग द सिचुएशन इन द इंग्लैंड ही वाज इन ड्यूरिंग हिज यंगर एज, राइट, फॉर हिज एजुकेशन. That is why he is
convincing, he is persuading to the Indians that the modern civilization, or so-called the modern developed civilization that are being established by the Britishers in our country, is nothing but a satanic state. And people must realize this, right? And in order to counter that hegemonic idea, Gandhiji has promoted his own concept of Sarvodaya, right? He have promoted the idea of grassroots democracy, Panchayati Raj, and etc., right? Where the people from the very, very grassroots, downtrodden region will be the ruler of their own selves. Because if anyone, जो भी अगर कोई भी इंसान अगर किसी के ऊपर राज करेगा, then exploitation is bound to happen. That is why the Gandhiji believed in the concept of Antyodaya, right? Sarvodaya, right? The welfare of all, basically. So similarly, by showing the people that government even imposes the tax on salt, right? That is why the salt satyagraha, Dandi March, right? Dandi March movement led by Gandhiji, right? What it was about? It was about showing to the people that look how cruel the Britishers are, how bad or how exploitative Britishers are, that they are imposing the tax on even the very, very basic necessity for the Indians, that is the salt, right? Uses force on non-violent protesters, right? Britishers, basically the Jallianwala Bagh massacre, right? What it was about? General Dyer's exploitations of our country, exploitation of our people. Who does that, right? That is why Gandhiji is exploding the myth of benevolent despotism. The people of our country, that is India, are in the mire of illusion of created by the Britishers. By promoting the idea of benevolent despotism, by creating or promoting the idea of white man's burden of civilizing the world, right? So by promoting or doing movements like Salt Satyagraha, Dandi March, and etc., Gandhiji is basically showing to the people that look how cruel the British are. And what this is nothing but a war of position, people. War of position, right? War of position. How Gandhiji is developing his idea of counter hegemony, right? Against hegemony created by Britishers in the form of benevolent despotism. Right? So once Gandhi realized that the counter hegemony has got sufficiently established, people recognize that British Empire is not a blessing but evil, and henceforth Gandhi called for the war of maneuver in the form of Quit India movement, where Gandhiji sanctioned the use of violence, that is do or die. Right? So this particular concept, it beautifully shows us the concept of war of position to war of maneuver of Antonio Gramsci. And this is what is the approach Gramsci is suggesting for the revolution. This is how Gramsci is suggesting to the exploited people of the world how they can revolt against the exploiting class, whether it is colonial Britishers or the capitalist class in the world, in the West. Right? They have to start with war of position, which will be against the civil society, which will help in establishment of the counter hegemony, which will be against the hegemonic idea created by the dominant class. And ultimately, once they sufficiently convinced by themselves that yes, they have got themselves established through the war of position, they have got enough masses, enough resources, they can launch the war of maneuver. It will be a sudden attack to snatch away the properties of the capitalist or the exploiting dominant class. If the war of maneuver is bloody as well, if it includes violence as well, it will do justice. It will justify the war of maneuver, right? Because Gandhi ji himself, who is the epitome of ahimsa, he himself
sanction the notion of violence that do or die, karo or maro. There is no birth without blood, also suggested by Marx, right? So this is what a war of maneuver is. With this, I think we are done with the lecture, people. It was short but very sweet one and very, very important one. And I'm hoping that I have done a little bit of justice to this lecture number 50 of PSIR lecture series. And I am with my whole heart assuring you all that we will go not only till 100, 200, we will go till 500 and many more. If you all demand so. With this, keep showering your positive love, feedbacks, and support people. And if you like this particular lecture and also me, then please ensure to show your love by subscribing to the channel, that is UPSC by Naman Raj Gupta. And until very next time, this is your friend, host, and guide Naman signing off. Keep watching, keep learning. Thank you.